या बाकी कालिंदी जी तो करती हैं, उनके स्टूडेंट्स भी करते हैं, बट और कोई जिसने कभी ना किया हो और हमने पढ़ाया उसके बाद से आई थिंक 1 हफ्ता पूरा हो गया, तो उसमें किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने नहीं किया और ट्राई किया हो? सब ठंडियां बना रहे हैं। चलिए देखिए, मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और नेचुरोपैथी डरने से कभी नहीं आएगी और आपको करना पड़ेगा। बेहतरीन प्राकृतिक चिकित्सक और योग शिक्षक वही होगा जो अपने ऊपर हर चीज अप्लाई कर चुका होगा। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे आपको कभी हिम्मत नहीं आएगी दूसरे को एडवाइस करने के लिए, ठीक है? तो मेरी फिर अगेन रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ जो है सिर्फ पढ़े ना, सिर्फ ये लिटरेचर नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिकली तौर पे करके देखना पड़ेगा। हमें क्या जरूरत है? नहीं, आप क्योंकि पढ़ रहे हैं, आप एज ए डिप्लोमा कर रहे हैं, इसलिए आपको जरूरत है। आपको एसिडिटी होती हो ना होती हो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू डू। तो आप ये समझ के रखिए, अगर आप टाल रहे हैं, और ठंडियां कुंजल करने के लिए कोई ठंडियों की बात थी ही नहीं। हाँ, ठंडी पट्टी की लगाने के लिए जरूर, हाँ अभी 1 महीने का समय सुटेबल नहीं है हाइड्रोथेरेपी के लिए, पर कुंजल करना चाहिए। कोई रेज हैंड कर रहा है? एक्चुअली आज हमने मोबाइल से कनेक्ट किया है, बताइए, बोले। मैम मैं कर रही थी, एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैम मैं अभी थोड़े टाइम पहले से ही चश्मा लगा के ही पढ़ती थी, या क्लास जो लेती थी बच्चों की वो भी सब मैं वही करती थी। लेकिन कुछ जब चीजें मैंने योग में देखा और उसको अप्लाई किया अपने ऊपर, अभी पूरी तरीके से चश्मा मेरे ऊपर से हट गया और मैं कई क्लासे ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ। तो और भी क्लासे ज्वाइन करती हूँ तो वो भी विदाउट गगल्स में करती हूँ। क्या 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 ऐड किया आपने योग में? मैम ज्यादा कुछ नहीं, बस वहाँ 2 चीजें ऐड किया, एक तो त्राटक और दूसरा मतलब एक्वा प्रेशर, बस इन 2 चीजों से बिल्कुल। त्राटक कितनी देर करते हैं आप? मैम स्टार्टिंग में 5 मिनट्स करते थे, अभी उसको बढ़ा करके 15 कर दिए हैं। त्राटक का बहुत अच्छा रिजल्ट है। 15 मिनट्स डेली कर रही हैं त्राटक? मुझे इंस्पिरेशन आ रहा है आपसे। यस मैम, मैं डेली कर रही हूँ। और मतलब उसका सबसे अच्छा मतलब ये दिख रहा है सामने, इसका रिजल्ट है कि मैं चश्मा भी पूरी तरीके से नहीं लगा रही हूँ। इवन अगर मैं क्लास लेती थी जो बच्चों की, उसमें भी मैं चश्मा लगा के पढ़ाती थी। पढ़ाने में मुझे थोड़ी सी ब्लर आती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। और एक्यूप्रेशर के क्या पॉइंट्स हैं आपके? मैम ये जो पॉइंट्स, अच्छा आई का रिफ्लेक्सोलॉजी, बस वही 2 चीजें मैंने किया ऐड। और गुड जॉब। त्राटक के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बिल्कुल डेडिकेशन से काम होता है, रेगुलर करने से काम होता है। 15 मिनट के लिए त्राटक आपको मेडिटेशन इफेक्ट भी दे रहा होगा, ठीक है? तो वो हर किसी को करना चाहिए। और आज से मेरा प्रॉमिस है कि मैं 15 दिन करूंगी और फिर आपको फीडबैक दूंगी, क्योंकि ये जस्ट मोटिवेशन वाली बात है। हाँ वो भी, क्योंकि जस्ट अभी ही हमने भी 6 मंथ से ऐसा हुआ है कि रीडिंग के समय मुझे लगाना पड़ता है, थोड़ा ब्लर होता है और थोड़ा टेंशन स्ट्रेन आता है, बाकी नहीं यूज करती कभी भी। चले तो वमन को पढ़ते हैं। अगेन मैंने कहा कि हर चीज मेंटेनेंस है उम्र के साथ साथ। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कभी कभी ऐसा होगा बात बन जाएगी, पर वो बात बनेगी और आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी दे जाएगी, ये बात तय है, अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग का सहारा लेते हैं, ठीक है? और कोशिश भर जितनी करनी चाहिए कि आप नहीं लगाएंगे, है ना? हो सकता है लगाना पड़ जाए उसके बाद भी, लेकिन वो आपको जो बेनिफिट देगा ना अंदर से, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो घुटने अगर हो रहे हैं, आवाज आ रही है, तो आप नेचुरोपैथी का सहारा लो, योग का सहारा लो। इसी तरह एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, किसी दवा का सहारा नहीं, आप इन सब विधियों का सहारा लीजिए। मास्टर भी बनते जाएंगे और हेल्थ भी अच्छी होती जाएगी। इसी तरह जैसे कालिंदी जी ने बताया कि अभी हम क्यों इस तरीके से 45-47 की एज में सरेंडर कर दें, करना ही होगा तो 70s में 80s में करेंगे, है ना? तो बिल्कुल ये बात सच है। और मतलब थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, मैं अभी कल से करूंगी। तो ये बस हल्की सी वो थी। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आगे बात करते हैं, वमन की बात हो रही थी, तो वमन क्रिया में सावधानी पे हमने छोड़ दिया था, बाकी सभी लोग प्रेजेंट थे मुझे लगता है। तो वमन की विधि के बारे में बात हुई, वमन से लाभ क्या होते हैं यानी कुंजल, उसकी बात हुई।
अब वमन क्रिया में क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसकी बात होती है। कहीं कहीं पर वमन करने के लिए 90 डिग्री इंक्लाइंड होते हैं और 30 डिग्री हेड को टिल्ट करते हैं, कहीं कहीं पर 60 डिग्री, अभी तक मैं 60 डिग्री कराती थी और 60 डिग्री ही एलिवेट करती थी, उससे भी बात बन जाती थी। और आप अगर स्टूल पे बैठते हैं या जमीन में बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, मलासन में बैठते हैं, तो सबसे अच्छे तो उनको छोटे स्टूल पे बैठा देती हूँ तो भी काम बन जाता है। और अगर आप खड़े हो करके करते हैं तो भी काम बन जाता है। तो बैठ करके पीना चाहिए, स्टूल लेना चाहिए एक, है ना। और इंक्लाइंड पोजीशन में या बैठे बैठे ही आप वमन इजीली कर सकते हैं। वमन क्रिया का अभ्यास अल्सर, आंतों में सूजन, संक्रमण, उच्च रक्तचाप एवं मानसिक तनाव से आप कोई भी चिकित्सा पद्धति पढ़े तो हर किसी के ड्रॉना चाहिए। अब किसी का रिसेंट ऑपरेशन हुआ हो तो 15 मिनट तक त्राटक नहीं किया जा सकता। कैटरेक्ट हो तो कितना बेनिफिशियल है आई डोंट नो, ठीक है। मुझे लगता है कि उस पे भी स्ट्रेन आएगा, कितना कैटरेक्ट फायदा करेगा वो दिक्कत है। हाँ, स्टार्टिंग धीरे धीरे करनी चाहिए, एक दिन में नहीं। तो 2 मिनट 3 मिनट करके 5 मिनट करके आप 5-6 दिन में जब कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे से उसको आगे बढ़ाएं। इसी तरह आंतों में सूजन है, अल्सर है, संक्रमण है, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव आदि लोगों को वमन नहीं करना चाहिए। इन रोगियों को अधिक आवश्यक होने पर सामान्य तापक्रम के जल का प्रयोग करते हुए जल में नमक के स्थान पर सौंफ का प्रयोग करते हुए योग्य चिकित्सक के निर्देशन में ही वमन क्रिया का अभ्यास कराना चाहिए। ये मैंने कराया है। अल्सर या हाइपर एसिडिटी के केस में आप गर्म पानी मत यूज कीजिए, छिल जाता है, ब्लड आ जाता है। तो अगर किसी को हल्की सी भी एसिडिटी है, पानी को पहली बात नॉर्मल रखिए। दूसरा, सौंफ के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी आप बॉईल कर लें और उसको पूरा ठंडा हो जाने दें, तब आप उसका इस्तेमाल करें। स्वस्थ व्यक्ति को वमन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, अपितु आवश्यकता अनुभव होने पर इस सप्ताह में 1 बार या 2 बार ही वमन का अभ्यास करना चाहिए। ये भी सच है किसी भी चिकित्सा का, ठीक है। त्राटक कोई चिकित्सा नहीं है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, ठीक है। इसलिए आप उसको निरंतर जीवन शैली बना सकते हैं। पर वमन एक चिकित्सीय दृष्टिकोण से किया गया अभ्यास है, जिसमें अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को करना है तो वो 15 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार से जल्दी जल्दी डेली ना करे कि हमें शुद्ध करना है, ठीक है। या नास्या है या जलनेती है, हफ्ते में 1 बार एक स्वस्थ व्यक्ति करे और वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर कोई बीमारी आप ठीक करना चाहते हैं तो जैसा आपका प्राकृतिक चिकित्सक या डॉक्टर एडवाइस करता है कि 10 दिन लगातार कीजिए, 15 दिन लगातार कीजिए। हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आ रहे हैं, ब्लोटिंग में 1 महीने में सिर्फ 25% रिलीफ था, तो हमने उनको डेली करने को अभी कहा कि 10 दिन बाद मिलिए, डेली आपका जलनेती, डेली मतलब वमन कराएंगे। सो क्योंकि अभी कभी कभी हो रहा था डेली एनिमा कराएंगे, तो क्योंकि 1 महीना बड़ा पीरियड है, 1 महीने में हमारे रिजल्ट 60-70% होते हैं। अगर कोई कहे अभी भी ब्लोटिंग है 25% है, तो उसका मतलब था कि हम उनको अब फास्टिंग पे ले आए, खाना बंद करें और ये सब करें। तो वो एक एडवांस लेवल का डिसीजन होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को वमन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, अपितु आवश्यकता अनुसार अनुभव होने पर सप्ताह में 1 या 2 बार ही वमन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। महिलाओं को मासिक स्राव की अवस्था में एवं गर्भावस्था में वमन क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में वमन क्रिया का अभ्यास योग्य एवं कुशल निर्देशक में ही करना चाहिए, ठीक है। तो सावधानियों को जरूर से याद रखें। शंख प्रक्षालन की बात करते हैं। बहुत बार कुंजल, लघु शंख प्रक्षालन और बस्ती एनिमा, इसमें थोड़ा सभी को कंफ्यूजन है कि कब कौन सी चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए और कौन सी चीज किस व्यक्ति को कराई जा सकती है ना। हर चीज हर व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं होती, उसकी शारीरिक दृष्टिकोण से और उसकी बीमारी के दृष्टिकोण से भी। तो शंख प्रक्षालन का नाम किसने सुना है और किसको पता है? कालिंदी जी को पता है, मुझे पता है, और जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनमें से शंख प्रक्षालन के बारे में किसको पता है? और किसने किया है? किसी ने किया है शंख प्रक्षालन? नहीं किया, हमने भी नहीं किया शंख प्रक्षालन, ठीक है। हमने लघु शंख प्रक्षालन पेशेंट्स को कराया है पर शंख प्रक्षालन नहीं किया, ठीक।
मानव शरीर के अंदर उदर प्रदेश में आंत शंख के समान की संरचना में स्थित होती है। इस शंख के समान आकृति में स्थित आंतों को धोने की क्रिया के रूप में शंख प्रक्षालन क्रिया का उल्लेख यौगिक ग्रंथों में किया जाता है। शंख प्रक्षालन के अंतर्गत गुनगुने नमकीन जल का सेवन के उपरांत निश्चित आसनों का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, इस अभ्यास की विधि इस प्रकार है। शंख प्रक्षालन की क्रिया का अभ्यास वमन क्रिया के समान प्रातः काल के समय खाली पेट एवं नमकीन जल से किया जाता है। इस क्रिया के अभ्यास के लिए पूर्व की भांति तैयार किया हुआ गुनगुना नमकीन जल को कगासन में बैठकर 4 से 6 ग्लास की मात्रा में पी लेते हैं। अब 5 आसनों जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन एवं उद्राकर्षण, सभी को पता है। अगर कोई उद्राकर्षण बैठ के नहीं कर पाता है तो लेट कर वो पवन मुक्त आसन करेगा। ठीक है, क्योंकि उद्राकर्षण जो है वो बैठ के बहुत टिपिकल है अगर किसी के घुटने में दर्द है और उम्र है। ठीक है, तो उसकी जगह पे आप थोड़े से ट्विस्टिंग एक्सरसाइज थोड़े बदल सकते हैं। तो ताड़ासन सभी को पता है ना, पंजे के भर बॉडी को ऊपर उठाना। तिर्यक ताड़ासन साइड बेंडिंग है। ठीक, कटी चक्रासन कमर को घुमाना है। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन में जाएंगे पेट के बल और फिर बॉडी को नेवल तक उठा के दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे। ठीक है, और उद्राकर्षण का अभ्यास ट्विस्ट ही करना है, एक घुटने से और फिर दूसरे घुटने से। अगर ये नहीं कोई कर पाता है कगासन की स्थिति में ही, तो फिर आप लेट करके उसका अभ्यास करें। ठीक है, इसको इन आसनों का अभ्यास करने के उपरांत पुनः कागज में बैठकर 4 से 6 ग्लास की मात्रा पीते हैं। जल पीने के उपरांत पुनः उपयुक्त आसनों की पुनरावृत्ति करते हैं। तो मैं कोशिश पर 2-2 ग्लास ही पिलाती हूँ जिससे पेशेंट को वोमिट ना आए और वमन और शंख प्रक्षालन एक साथ ही होने लगता है, वो अजीब सा ही हो जाता है। मतलब हम कराना तो ये चाह रहे हैं पर इंसान फिर वमन करने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है। तो जब हम लघु शंख प्रक्षालन कराते हैं तो ऐसा ही करते हैं, 2 ग्लास पानी पिलाया और ये 5 एक्सरसाइज कराई और फिर 2 ग्लास पिलाया, फिर 5 एक्सरसाइज कराई। तो कहने का मतलब है जो शंख के आकृति में आते हैं उनमें पूरा का पूरा पानी अंदर तक एक-एक कोने में पहुंच जाता है। इस प्रकार आसनों का अभ्यास करने से जल संपूर्ण पाचन तंत्र से होता हुआ अधोमार्ग अर्थात बड़ी आंत के माध्यम से शरीर के बाहर निकलने लगता है। इस क्रिया में पहले दूषित जल विषाक्त मल पदार्थों के साथ बाहर निकलता है। शंख प्रक्षालन क्रिया में जल पीकर आसनों के अभ्यास की क्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि शौच के रूप में साफ स्वच्छ जल शरीर से उत्सर्जित नहीं होने लगता। शंख प्रक्षालन क्रिया के लाभ, इस क्रिया के अभ्यास से संपूर्ण पाचन तंत्र का शोधन होता है। पेट के अंदर स्थित पुराना मल पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। कब्ज रोग को दूर करने में यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी प्रभाव देता है। पेट दर्द, गैस, अपच, भूख नहीं लगने जैसे रोगों में इस अभ्यास में लाभ प्राप्त होता है। इस क्रिया का अभ्यास करने से आंत साफ एवं स्वच्छ बन जाती है एवं आंतों में पाचक रस का श्रावण सुव्यवस्थित होता है। योग शास्त्र में इस क्रिया के लाभकारी प्रभाव के आधार पर इसे कल्पकारी क्रिया कहा गया है। शंख प्रक्षालन की क्रिया की सावधानियां, ठीक है, अभी सावधानियां पढ़ने से पहले ये बात समझ में आ गई। तो सभी लोग लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास करेंगे, ठीक है, जरूर से करेंगे। तो ये आपको ये स्पेस है कि आपको वमन भी खुद से करना है। कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, नहीं पानी निकलेगा, सारा पी जाएंगे, समझ में तो आएगा। तो जितने लोग भी हमारे इसमें हैं, पढ़ रहे हैं, उनको वमन भी करना है और उनको एनिमा भी करना है, उनको ये शंख प्रक्षालन भी करना है। तो शंख प्रक्षालन में इन 5 अभ्यासों को ढंग से समझिए, सुनिए, फिर पानी पीजिए, अभ्यास कीजिए, जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इतना विग्रस करिए ना करिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है। आप अगर इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो क्या अंतर आता है, पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज करते हैं तो क्या अंतर आता है, ठीक है। तो ये आपको करना ही है। जी मैम, हाँ बताएं। ये शंख प्रक्षालन करेंगे तो कितने टाइम तक करते रहेंगे? ये पानी पी के और एक्सरसाइज करेंगे, फिर पानी पी के ये 2 बार 3 बार में हो जाएगा? हाँ, 3 बार में तो नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, पर 3 बार आप लघु शंख प्रक्षालन के लिए कर सकते हैं। इसमें तो ऐसे होता है शंख प्रक्षालन कि जब तक क्लियर पानी
पानी आंतों से ना निकलने लग जाए। पहले तो पॉटी जैसी फीलिंग आएगी, थोड़ी थोड़ी गांठें निकलेंगी, फिर गंदा पानी निकलेगा, पॉटी और आएगी, फिर पानी साफ पानी निकलने लग जाता है, तब तक करते हैं। और फिर ठीक है, तो 4-6 घंटे तक ये अभ्यास चलता है। जी जी। और फिर इसके बाद कुछ खाने पीने की कुछ अभी आ रहे आगे आ रहे हैं, अभी पूरा कहाँ हुआ है। तो अनीता जी, आपके दिल्ली में हूँ मैं, सच में भयंकर सर्दी है आज पूरा। आप मेहमान है मैम दिल्ली की सर्दी की। यहाँ तो बारिश हो रही है मैम, भयंकर वाली बारिश हो रही है, बहुत बारिश में भीग गई आज मैं, मुझे भी थोड़ा हरारत जैसे हो रहा है। मैं लखनऊ में चली तो मैंने कहा ये मैंने उलन क्यों रख ली है इतना, मतलब समझिए सुबह 4:30 बजे, 6 बजे की फ्लाइट थी परसों, तो 4:30 बजे हमने सोचा कि ये बेकार उलन रख ली, इतनी गर्मी लग रही थी। यहाँ पहुंचते वो भी बेकार हो रहा था, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। दिल्ली मैंने कहा सही हुआ मैम, राजस्थान की गर्मी और दिल्ली की सर्दी। एग्जैक्टली, लखनऊ में मौसम अभी ठीक होने लग गया है, यहाँ पे तो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। मैम क्वेश्चन और था मेरा, ये अपना जो आपने बोला एनिमा को खुद से कैसे कर सकते हैं मैम? इसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट मुझे करना है। हाँ, बिल्कुल एनिमा हम पढ़ाएंगे। एनिमा पॉट मंगाया किसी ने, हमने बोला था एनिमा पॉट मंगा लीजिए, आपने मंगाया? दिखाइए गगन जी, मैं क्योंकि दिल्ली में हूँ तो घर में। हाँ जी, ये है एनिमा पॉट, देखिए गगन जी के पास। ठीक है, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। इसमें यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है और आगे कैथेटर लगाते हैं जो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल रहता है, बाकी ये सेफ रहता है। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ाएंगे और एनिमा अपने आप किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एनिमा ट्यूब भी अलग से आती हैं जो मतलब उसमें रबड़ की ट्यूब लास्ट में लगी हुई है उनके। ठीक है, वो यूज एंड थ्रो होती है, आइदर आप उसको वॉश करके अपना कोई अल्फाबेट डाल के अलग से रख दो और फिर उसको यूज कर लो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि वो तो पेशेंट के लिए है कि हम डेली फेंकते हैं, आप घर में अपना नाम लिख करके उसको सेवलॉन से वॉश करके रख लीजिए। ठीक है, तो वो हम अभी पढ़ाते हैं, इसके बाद एनिमा ही है और आप सभी उसको भी ट्राई कीजिए, जरूर से ट्राई कीजिए। आप समझिए हमारे यहाँ कोलोन हाइड्रोथेरेपी जब हमने मशीन लगवाई तो वो सबसे पहले मैंने ली। मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं डरती, क्या ही होगा जब दवा खाने से नहीं डर रहे, जो डॉक्टर बताता है खा लेता है इंसान, है ना, जबकि उसको पता है उसके साइड इफेक्ट लिखे हैं फिर भी खाता है। और जब हमको ये पता है तो हमको इसको ट्राई करने में इतनी आफत क्यों आती है? कुछ भी पढ़ते हैं अगर, तो कुछ भी पढ़ते हैं तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अदरवाइज नेचुरोपैथी क्यों पढ़नी है फिर? तब नहीं आएगी नेचुरोपैथी, कभी नहीं आएगी। मुझे आती इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी छोटा सा भी पढ़ूंगी ना तो मुझे उसको जो है, जो पेट की पट्टी मैं दरवाजे से बांध के सिखाती हूँ कि अपने आप कैसे बांधी जाती है टाइटली, वो 2 रुपए की बुक किसी 3rd क्लास में कोने पे वो बांध रहा था, वो पतली सी झिन्नी सी किताब में लिखी थी, कहीं किसी बड़े प्राकृतिक चिकित्सक में नहीं लिखी, और ऐसे आंखों में छप गई। उसको फिर हमने याद किया और कहीं दोबारा नहीं मिली, वो ना मैगजीन मिली ना वो, तो ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए ना, तभी आप बनेंगे कि हमें नहीं जरूरत थी कि दोबारा मैं पढ़ूं, और मेरे दिमाग में छप गई। हमने उसमें डोरी लगाई, बांधी, फिर दूसरे डोर पे खड़े हुए, खुद से लपेटा, तो उसमें एक प्राकृतिक चिकित्सक ने, नाम तो अब मुझे पता नहीं, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे आप खुद से अपनी पेट की पट्टी टाइटली बांध सकते हैं, ऊनी सूती पट्टी। बस उसके बाद में बताती हूँ, और खुद भी बांधी मैंने बहुत दिन, बड़ा अच्छा लगा कि किसी और की क्या मदद चाहिए। स्टिल मैं अगर क्लिनिक में होती हूँ तो थेरेपिस्ट से ही बंधवाती हूँ, लेकिन पता तो है ना, आता तो है बांधना, या हम वक्त जरूरत बांध सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से कीजिए, छोटा बड़ा जैसे ही समय मिले थोड़ा जुझारू बनिए प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। चलें, तो शंख प्रक्षालन के हम और चीजें समझते हैं। अब आते हैं सावधानियां, जो ज्यादा खासकर हर चीज को, जब भी आप प्रैक्टिकल्स पढ़ें या सुने प्राकृतिक चिकित्सा, तो आप सावधानियों को जरूर बार बार पढ़ें और ध्यान में रखें। अल्सर, आंतों में सूजन, संक्रमण व आंतों में होना चाहिए, अपितु इन रोगों से ग्रस्त रोगियों को चिकित्सक की देखरेख में लघु शंख प्रक्षालन कराना चाहिए, जो मैं कराती हूँ, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है पेशेंट इन सारी बीमारियों से त्रस्त ही मेरे पास आता है और बहुत सारी दवाएं खा चुका होता है, क्या पता क्या हो, तो इतना विग्रस में नहीं कराती, क्योंकि एनिमा हमारे पास एक बड़ा हथियार होता है और पेट की सिकाई ऑलरेडी हथियार होता है। ठीक है, शंख प्रक्षालन क्रिया के उपरांत
अभ्यासी व्यक्ति को मिर्च एवं मसालों का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित रखना चाहिए। संघ प्रक्षालन क्रिया के उपरांत अभ्यासी व्यक्ति को मूंग की दाल की सादी खिचड़ी में गाय का घी डालकर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आते पूरी सूख चुकी होती हैं, शुष्क हो जाती है, मतलब गुनगुना पानी पी पी करके वो शुष्क हो गई हैं, तो उसमें घी जब जाता है तो वो एक लेयर बनाता है पूरी बॉडी की, उसके बाद ही आप कुछ खाएं। ऐसा करके, तो जिसमें दाल ज्यादा हो चावल कम, वो आप बिल्कुल घुटी हुई खिचड़ी बना ले पतली सी, उसी का सेवन करना है। संघ प्रक्षालन के 3 दिनों तक दूध एवं दूध से बने पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है तथा इसके उपरांत कम से कम 1 सप्ताह तक बिना मिर्च मसाले का हल्का आहार लेने के उपरांत सामान्य आहार ग्रहण करना चाहिए। जिज्ञासु पाठकों को इस प्रकार प्रातः काल खाली पेट विभिन्न विधियों द्वारा जल का आंतरिक प्रयोग से शरीर की आंतरिक सफाई भली भांति हो जाती है। दूसरे शब्दों में शरीर के आंतरिक शोधन में जल का आंतरिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के आंतरिक प्रयोग से कम पाचन तंत्र के शोधन हेतु आयुर्वेद शास्त्र एवं योग शास्त्र में वस्ती कर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा क्रिया का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको हमने संघ प्रक्षालन से भी पहले रखा और सीखा, तो इसलिए आप सब लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास कीजिएगा, ठीक। कम से कम 3 से 4 बार 2-2 ग्लास पानी पीजिए और उन 5 अभ्यासों को 10-10 बार कीजिए। आप देखिए उतने में ही आनंद आएगा, पर हाँ आपको करना है, ठीक। यद्यपि ये दोनों कर्म मूल रूप से समान है तथा इसमें केवल विधि भेद का ही अंतर है। वर्तमान समय चिकित्सा के क्षेत्र में वस्ती कर्म की तुलना में एनिमा क्रिया का प्रयोग अधिक व्यवहारिक एवं व्यापक रूप से हो रहा है। अतः अब हम एनिमा क्रिया पर विचार करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा कि जो दोनों के रिजल्ट संघ प्रक्षालन और एनिमा के लगभग बराबर है ना। तो अगर आप पेट की गर्म ठंडी सिकाई, पेट की मिट्टी की पट्टी और एनिमा और उपवास करा देते हैं, संघ प्रक्षालन जैसे कठिन अभ्यास की शरीर को आवश्यकता नहीं है और ना तो शरीर उस हिसाब से तैयार है, बिकॉज जो व्यक्ति आया है वो अभ्यास ही नहीं करता है और उतनी देर में उसका तो एक्सरसाइज करके चूरमा निकल जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाकर्षण होकर नहीं पाएगा, ताड़ासन कभी किया नहीं होगा। तो ताड़ासन तो लेवल वो है ना कि पंजे के बल खड़े होके आपका पेट भी ऊपर खींचे, आते भी खींचे, वो सब तो लेयर आना ही मुश्किल है। वो बस दिखेगा आपको कि ऊपर हाथ गए और पंजे उठे फिर नीचे। तो आसन, इस जो कहते हैं जिसे आसन, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा किसी भी आसन में, तो फिर उसका प्रभाव भी शंख के रूप में वहां तक पानी पहुंचे वो बहुत मुश्किल है। सो इसलिए चिकित्सा के हिसाब से आपको उस पे जाना चाहिए, पर खुद करके देखना चाहिए। तो आप सभी लोग लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास इसी तरीके से कीजिएगा। एनिमा पढ़ते हैं। एनिमा पॉट अभी गगन जी ने दिखाया, अमेज़न पे जाइए, एनिमा पॉट डालिए और 250-300 की रेंज में एनिमा पॉट है। आप उसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, 2 तरीके के एनिमा पॉट है। एक जो गगन जी ने दिखाया जिसमें टैप लगा है छोटा सा, वो ज्यादा अच्छा है, तो आप वो ही वाला ऑर्डर कर दो जिससे आपके घर आ जाए। फिर हम लोग एक बार जब प्रैक्टिकल आ जाएगा सबके पास तो एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ते हैं। एनिमा, पाचन तंत्र शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से संपूर्ण शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, क्योंकि वो रूट है, गट हेल्थ है हमारी ना, क्योंकि वहीं से सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर बेबी का डेवलपमेंट है तो हमारा नेवल है, तो नेवल और गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तंत्र के स्वस्थ एवं सक्रिय रहने पर शरीर ऊर्जावान एवं स्वस्थ रहता है, जबकि इस तंत्र में विकार उत्पन्न होने पर शरीर ऊर्जाहीन एवं रोगी हो जाता है। पाचन तंत्र का शोधन करने के उद्देश्य से एनिमा क्रिया का अभ्यास रोगी को कराया जाता है। इस क्रिया की विधि इस प्रकार है। एक विशेष आकार का एनिमा पात्र में हल्का गुनगुना एवं सामान्य तापक्रम का 1 से 1.5 लीटर जल भर लेते हैं। अब एनिमा कक्ष में रोगी अथवा एनिमा लेने के लिए व्यक्ति को तख्त पर लिटाकर विधि पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक एनिमा कैथेटर के माध्यम से यह जल बड़ी आंत में भर देते हैं। बड़ी आंत में पर्याप्त जल भरने के उपरांत अभ्यासी व्यक्ति कुछ समय 5 से 15 मिनट टहलने के उपरांत शौच के रूप में जल को जाता है, ठीक। अब ऐसे प्रैक्टिकली समझे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बेंच हो। बेंच इसलिए जरूरी है क्योंकि वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, जमीन पर अजीब लगता है, तो वैसा। तो आपके बाथरूम से अटैच जो भी आपका बेड है उसके ऊपर एक आप प्लास्टिक की शीट डाल लीजिए और उसकी कुछ दूरी पर एक छोटा सा कील या कोई व्यवस्था कर दीजिए जिससे आपका एनिमा पॉट लटकाया जा सके, ठीक है, 5 फीट की ऊंचाई पर। अब आपको क्या करना है, जो कैथेटर है, कैथेटर को सेट कीजिए और शुरू में आप सिर्फ
500 ml पानी भरिए अपना, पहले देखने के लिए, समझने के लिए। पूरा 150 ml की उसमें कैपेसिटी है, मतलब 1.5 लीटर पानी आता है, पर आप सिर्फ 500 ml पानी उसमें भरिए, ठीक, हल्का गुनगुना, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। एनएस पे अपने वैसलीन या कोई भी तेल जो कि बहुत पंजेंट ना हो, जैसे इस समय पे सरसों का तेल नहीं यूज करेंगे, इस समय पे हम लोग कोई भी अरंडी का तेल लगा सकते हैं मैडम, अरंडी का तेल, अरंडी का बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, अरंडी का तेल लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। और जो कैथेटर है, कैथेटर के आगे भी अच्छे से आपको वो लगाना है, और एनाल एरिया पे भी अंदर फिंगर डाल के और ऊपर भी उसको लगाना है। रिलैक्स रहना है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उन मसल्स को तो वहां पर छेद हो, मतलब दिक्कत हो जाती है, कट जाता है। पर अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती है। कैथेटर को देखेंगे तो उसके कैथेटर में टिप पे छेद ना होके साइड में छेद होता है, ठीक है, वही कैथेटर अच्छा है। टिप पे छेद होने से जब पानी उससे जाता है अंदर आंतों में, तो वो जर्क लगने से आंतों की श्लेष्मा का जो मेम्ब्रेन है वो दिक्कत कर सकती है, मतलब उनको रैप्चर हो सकती है। तो इसलिए साइड में छेद होता है, तो आपको शुरू में पता ही नहीं चलता कि पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो टिल्ट कंडीशन में या उकड़ू बैठ करके आप पीछे से खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले टैप को बंद रखेंगे, वैसलीन लगाई, थोड़ा सा पहले ही जब आपने पानी प्रिपेयर किया तो टैप को खोल के थोड़ा पानी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर बबल आया होगा वो निकल जाए, और आपने उसको चेक भी कर लिया कि कहीं लीकेज है कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं। वापस से बंद कर दिया। जब आप लेट गए तो किसी भी पोजीशन में, क्योंकि खुद से ले रहे हैं तो आप खुद से उसको इंसर्ट कर लीजिए। जो छेद है कम से कम 1.5 इंच के आसपास, वो ट्यूब जो है वो रिलैक्सिवली अंदर चली जाएगी एनएस के, ठीक। फिर आपके हाथ के पास ही वो टैप है, लगभग इतनी सी दूरी पे, उसको आप ऑन कर दीजिए, पानी अंदर जाने लगेगा। शुरू में आपको बहुत कम पानी लेना चाहिए, बिकॉज वो तुरंत ऐसे फीलिंग आने लगती है कि मोशन जैसे हो जाएगा, लीक हो जाएगा और जाना है। तो शुरू में आपको धीरे धीरे वो कैलिबर आता है जो ये कह रहे हैं कि हाँ पानी होल्ड करना चाहिए, जितना आप होल्ड करेंगे उतना फायदा है, ठीक। बट कभी कभी नहीं होता है, वो तुरंत ऐसे लगता है कि मोशन आने वाला है। तो पहले थोड़ा पानी आपने लिया, उतने में ही आपको लगेगा अरे लीकेज ना हो जाए, तो आप उसको बंद कर दीजिए, पहले निकाल दीजिए। वॉशरूम कोशिश करिए नहीं जाए, अगर जाते हैं तो प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि हमको तो चाहिए कि पानी उसके अंदर रहे और जो फीकल मैटर है ना अंदर चिपका हुआ वो फूल जाए उस गुनगुने पानी से, है ना। अगर हम तुरंत जो है बाय फोर्स उस पानी को निकाल देंगे तो सारा बेकार हो जाएगा। तो हमें एनिमा के लिए ताकत नहीं लगानी है और अपने पेट को मसाज करके इधर उधर टहलते रहना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो कम पानी भी आपने अंदर डाला है तो भी फायदेमंद है। अगर नहीं कर पाए, मोशन जाना ही पड़ा, तो उतना ही पानी ड्रेन हो जितना थोड़ा बहुत है ना। आप उसको फोर्सफुली मत ड्रेन करें, जो बहुत ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो ही हो। फिर धीरे धीरे आप उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा के देखें कि 1000 ml हम ले पाते हैं कि नहीं। नॉर्मल केस में जो एज है 25 से 45 वाली, 60 वाली, उसमें 1.5 लीटर पानी लिया जा सकता है, ये बात तय है। लेकिन धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी डेवलप होती है, ठीक है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या है कि जो पैतियाना है ना, जब आप लेटे हैं तो वो ऊंचा होना चाहिए। तो अगर आप अलग से कोई बेंच लगा रहे हैं तो पैरों की तरफ आपका 1 से 1.5 इंच ऊंचा होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्लिनिक में जो सिट्टी है वो ऊंची बनाई रखी है हमने, तो सिर नीचे होगा क्योंकि पानी तो अंदर जाना है ना हाथों में, इसलिए वो ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल होता है। अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, जैसे थेरेपिस्ट अगर दे रहा है, तो उसको ग्लव्स पहनने चाहिए। किसी और को अगर मैं दे रही हूं तो मैंने ग्लव्स पहने और एक साइड को पैर एक तरफ करके एक तरफ लिटाया, मतलब एक करवट लिटाया और एक पैर को आगे कर दिया, तो वो एकदम अच्छी पोजीशन होती है। अदरवाइज नी चेस्ट पोजीशन जो अभी मैंने बताई, मतलब जब आप उखड़ू बैठेंगे तो आपके घुटने आपकी छाती के पास होंगे। ऐसी पोजीशन पे अगर व्यक्ति बैठ सकता है तो पूरा का पूरा पानी आपकी पूरी आंतों में जाता है। तो सबसे अच्छी पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन होती है। अगर किसी बच्चे को देना है, नी चेस्ट पोजीशन में आप खुद नहीं ले पाएंगे तो आप सीधा लेट करके भी पैरों को मोड़ के ले सकते हैं। तो वो आप खुद देखें, आपको तो अनुभव करना है ना। अगर बेस्ट चाहिए तो वो तो फिर थेरेपिस्ट ही देना पड़ेगा नी चेस्ट पोजीशन में, ठीक। आगे पढ़ते हैं। तो ये बात तय हो गई, क्लियर हो गया अभी हमारे शब्दों में जिस तरीके से हम देते हैं। तो वो आप लोग पहले पॉट मंगाइए, फिर थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए। एनिमा याद आया कि मैं एनिमा एक बार ले रखी हूँ। कहाँ पे लिया, कहीं गए थे?
हाँ, चित्रकूट में मैं गई थी मैम, मेरा ट्रेनिंग था। तो ट्रेनिंग के टाइम पर वहां पर पंचकर्मा का मतलब पूरा मुझे कोर्स करना था, उसी के लिए हम लोग वहां पर मतलब गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहां पर मतलब मैंने करवाया था। यह आयुर्वेद चिकित्सालय है वहां पर चित्रकूट में। तो अभी मुझे याद आया कि हाँ मैंने करवा रखा जब आप बताए हो तब। एक एग्जाम्पल दूं कि मैं सबसे पहले 9th क्लास में अपने कॉलेज में रेखा की बुक चली थी योग की। तो उस समय ये बुलाया गया कि भाई मतलब मुझे हल्का हल्का याद है कि नवयुग में कि सुबह सुबह मतलब जब प्रेयर होती है उसके पहले 15-20 मिनट के लिए कौन बच्चे सीखना चाहेंगे, तो उसमें वो उन्होंने रेखा की योग करती हुई बुक हमें गिफ्ट की और हम सुबह सुबह उस योग की क्लासेस के लिए आते थे। उसमें सिर्फ 5-6 बच्चे ही आ पाए थे, उनका कुछ अलग से 50 रुपए फीस था महीने का। वैसा ही प्रोग्राम मैंने फिर बाद में चलाया 2001 में। मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी मैं उसी स्कूल में गई और मैंने कहा कि मुझे एक सेशन लेना है इस तरीके का 15-20। तो उस समय मेरे पास 20 बच्चे थे। 1 साल मैंने किया वो। जब तक मेरा बच्चा बहुत छोटा था मैं भाग के गई, उसको सुला के फिर वापस आ गई। तो वो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, माइक पकड़ना, उतनी देर होल्ड करना, बताना लोगों को, बच्चों को। तो वो उस तरीके से एक वो रिमेम्बर है। दूसरा, फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में हमारे घर के पास एक नेचुरोपैथी सेंटर खुला था। वो बैंक से रिटायर्ड ओल्ड एज हस्बैंड वाइफ थे और बहुत डेडिकेटेड प्राकृतिक चिकित्सक, घर में ही खोल रखा था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं तब भी नहीं डरती थी। मुझे याद है मैं वो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में मैंने एनिमा ले डाला था। कोई कष्ट नहीं है बॉडी में, पर आप क्या होता है तो हमको लेना है। गए थे योग सीखने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मसाज, तो ये भाप, तो ये नागरमोथा की भाप, ये वो। फिर एक लंबा गैप हुआ और फिर से जिंदगी पलटी, क्योंकि हम तो एलोपैथ में सर्जन बनना चाहते थे। फिर से जब मेडिकल में नहीं हुआ, फिर थॉट आया और फिर जब करा तो याद आया कि अरे हम तो जब फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में गए थे तो अंकल ने ऐसा ही कराया था हमको। तो तब भी मैं नहीं डरती थी कि नहीं एनिमा नहीं लेंगे। और आज भी हमको कन्विंस करना पड़ता है पेशेंट्स को बहुत ज्यादा, कि सबसे लास्ट में वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है देख लीजिए। आप लोग ये बहुत इजी प्रोसेस है, ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड एज लेडीज होती हैं तो वो समटाइम्स, अच्छा 2 चीजें होती हैं। कभी कभी तो पता ही नहीं होता इंसान को कि हमें इतना कॉन्स्टिपेटेड है हम, तो आप एनिमा देंगे तो ट्यूब बाहर निकल आएगी। मतलब फीकल मैटर इतना जमा हुआ है कि ट्यूब भी बाहर आ जाती है और पानी बाहर आने लगता है, जबकि फीकल मैटर तो अंदर पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए ना आइडियली, तो वो नहीं होता। तो उससे भी मत डरे। उसके पहले फिर आपको गर्म ठंडी सिकाई या टब में बैठने की जरूरत है, कटी स्नान करने की जरूरत है, जबकि ऐसा 2% केसेस में होता है, ठीक है, पर होता है। पेशेंट्स कभी कभी ऑर्थराइटिस का या कैंसर पेशेंट या कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट आता है तो 2-3 दिन 4 दिन हम लोग एनिमा के रिजल्ट नहीं दे पाते। स्टूल पूरा ब्लॉक रहता है और ट्यूब बाहर निकल आती है, ट्यूब अंदर जाती नहीं है, और गई तो पानी बाहर आ रहा होता है ट्यूब के साथ साथ, तो ट्यूब रुकती नहीं है अंदर। तो उसमें एनिमा में दिमाग नहीं लगाना है, उसमें पेट पे सिकाई करनी है, खाना रफेज दिलाना है और टब में बिठाना है, जिससे वो आते एकदम मुलायम होनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो भी है। और कभी कभी कैंसर पेशेंट को तो मैं खुद खड़ी दे, मतलब उनका प्रॉब्लम यही था कि स्टूल पास नहीं हो रहा और हम खुद खड़े हैं लेकिन ट्यूब बाहर आ रही है, पूरा मतलब जमा है पॉटी। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जब लिटरली लोग परेशान होते हैं तभी आते हैं कि आप आ जाइए, आपका थेरेपिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो फिर हमने वो जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर होती है जो ऐसे बिनी होती है, हाँ, तो उन्हीं के घर में उस पे बिठाया और नीचे से इंसर्ट कराया और फिर इतना सारा पॉटी उनका हुआ, मतलब कहीं वो ना लेट पा रही है ना बैठ पा रही है, फिर क्या ही करने। फिर उनकी बहू थी, खैर तो उन्होंने किया, हम तो आ गए खैर, लेकिन उनको इतना ब्लेसिंग मिलती है इन सब बातों से, क्योंकि लेट करके वो नहीं करा पा रही है, क्योंकि लेट के फिर वहां तक कैसे ले जाएंगे मोशन कराने तक। तो ये हुआ कि हम वहीं पे कुछ मैनेज करें बाथरूम के पास। तो मुझे वही आया कि वो सिर्फ वो मतलब अपनी टॉयलेट सीट पे बैठ नहीं सकती इंडियन सीट पे, और उस सीट पे हम दे नहीं सकते, मतलब बैठे बैठे ही देना है, लिटा के देंगे तो वहां तक नहीं ले जा पा रहे, आप समझ रहे हो कंडीशन। और 3-4 दिन से स्टूल नहीं हुआ था तो हम लोगों ने वही उसके नीचे ही ऐसे बना करके इंसर्ट करवाया और तब बहुत सारी पॉटी हुई। तो कभी कभी बैठी हुई कंडीशन में कराया, समझ रहे हैं, तो लेट के नहीं कराया, क्योंकि लेट के वहां तक ले जाते तो मोशन हो जाता, फिर वहीं पे सब रायता फैल जाता, ठीक है। तो बैठी हुई कंडीशन में क्या हुआ, सिर्फ रेक्टम क्लीन हुआ, अभी अंदर पानी नहीं गया। तो
अंदर पानी के लिए तो आपका जो काउच का बेंच का पैथियाना हो वो 1.5 इंच ऊंचा हो और नीचे से पोजीशन हो, तब सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। पर आप डिपेंड करेगा कि घुटने की स्थिति कैसी है। हर किसी को मोड़ के बिठा दिया तो जितना फायदा नहीं देंगे उससे ज्यादा नुकसान हो गया है ना, क्योंकि घुटने के दर्द में सबसे ज्यादा फायदा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का, कि आप बहुत ज्यादा उसको पद्मासन और इन सब की कोशिश ना करें तो बहुत अच्छे से नी हेल्थ अच्छी होती है। ये कालिंदी जी अच्छे से जानती होंगी। चाहे जितना पेन लेके पेशेंट आए, अगर आपने सही तरीके से योगाभ्यास कराया है तो 3 महीने में वो भूल जाएगा दर्द क्या है, और एक्सरे रिपोर्ट कुछ भी हो, ठीक है। और इनिशियली नेचुरोपैथी अगर आप जोड़ दीजिए तब तो बहुत ही अच्छा है। मैम इधर में करवाया है, मैं 3-4 लेडीज को मैं करवाई हूँ। बहुत सारे मतलब डिप्रेशन से गुजर रहे थे उनको, और नींद भी नहीं आ रही थी, दवा मेडिसिन लेते थे खाने के लिए, और अभी मैंने उनको 1 महीने करवाया है। 1 महीने में इतने बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, और ये घुटने का पेन, बैक पेन और क्या क्या सारी चीजें थी, बहुत बेस्ट रिजल्ट आए हैं। तो अभी डिमांड थोड़ी ज्यादा हो रही है धीरे धीरे। मैम मैंने भी एक ऐसी ही बहुत बुजुर्ग महिला थी, घुटने के अलावा करवाया, उनको 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन और शुगर वुगर काफी दिक्कत, उनको स्टूल पास नहीं हो रहा था। तो उनको पहले हल्के गुनगुने पानी से बैठ भी नहीं पा रही थी, बहुत हैवी वेट उनका, मतलब 110 पता नहीं इतना 112 वेट उनका। तो लेट के फिर उठना मुश्किल, उनको टॉयलेट तक जाना मुश्किल। फिर मैंने उनको बाथरूम में एनिमा दिया झुका के थोड़ा, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। फिर मैंने थोड़ा तेज हल्का सा तेज पानी किया, उनको पानी पिलाया दोबारा से, फिर ऐसे कहता थोड़ा उनको लगा, बड़ी खुश हुई फिर कि हाँ मैं बड़ी परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो वास्तव में आप सही कह रही हैं कि अच्छा लगता है, सिचुएशन हमें हैंडल करनी है उसमें पेशेंट की बॉडी या कुछ भी करके। आप कम्बोर्ड में बैठ के टेके देखो, ठीक है, उससे आपका क्या होगा, रेक्टम क्लीन होगा। पहले कम्बोर्ड के पास हैंग कर लीजिए, सिटिंग पोजीशन में लेके देखिए, हम कहते हैं अनुभव तो कीजिए, फिर आप लाइंग पोजीशन में लेके देखिए, है ना, फिर आप दूसरों को एडवाइस करेंगे, ठीक है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि एक पेशेंट इतनी दवाएं खा रहा था घुटने की, बट उन्होंने कहा साल भर से, मैंने कहा उसको स्टमक की प्रॉब्लम भी थी, तो हमने कटी स्नान के लिए पूछा कि आप बैठ जाएंगी, बोले हाँ बैठ जाएंगे, और वो गायब हो गया घुटने का दर्द, क्योंकि वो तो पेट से था। मतलब कोई भी एक्सरसाइज तक तो बात ही नहीं आई, अदरवाइज हम कभी कटी स्नान में सीधे नहीं बिठाते घुटने के दर्द के पेशेंट को, ठीक है। मतलब उसमें हम पोटली शेक, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, बैंडेजेस, स्ट्रेचिंग, मसाज, इस पे पहले आते हैं, और पेट पे गर्म ठंडी सिकाई और वात रोग हुआ तो एनिमा। मैम एक चीज और हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा पेट साफ नहीं होता, जैसे बहुत सारे लेडीज को ये प्रॉब्लम है कि पेट साफ नहीं होता, तो इसका सिंपल सा एक मैंने सोल्यूशन दिया उनको कि रात में जैसे भोजन लाइट ही ले, और पहले ले ले 7 बजे से पहले ले लें। मॉर्निंग में जब वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो आफ्टर फ्रेश वो क्या करें कि अरंडी का ऑयल ले ले, और थोड़ा सा लेकर के, और इतना, जिसको गणेश बस्ती भी हम बोलते हैं उसको, और अपने एनएस पार्ट में वो अप्लाई करें, कम से कम 10 दिन 15 दिन, जितना भी उनको लगे कि हाँ क्लियर हो रहा। मैम इससे भी लेडीज का बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई, बिल्कुल पेट क्लियर होने लगा। तो हमने कहा एनिमा का, मुझे खुद का याद नहीं था कि मैंने एनिमा ले रखा है, उस टाइम मुझे याद भी नहीं आया, और खुद मैं ये प्रोसेस कर नहीं सकती थी। ठीक है। हाँ, तो ये अच्छा है, गणेश क्रिया बहुत अच्छी है, उससे भी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एकदम एनाल एरिया पे ही प्रॉब्लम आ रही है, वो हील हो जाती हैं, वो हील होनी शुरू होती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो घुटने का दर्द कुछ है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है, उसको सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है लोगों के लिए। अभी करवाया मैम, तो काफी रिलीफ हो गया, उनका पेट भी साफ होने लगा। और 7 बजे से पहले खाना खिलाया जाए, और हैवी मील बंद कराया जाए। जो पनीर खाते हैं ना अनशेल्ड, ये घुटने के दर्द को नहीं बचा पाएगा, है ना। तो जो भी हाई प्रोटीन डाइट है वो रात में बंद की जाए, और बहुत बार तो आप दूध बंद करा दीजिए तो फायदा हो जाता है ना। तो गोल्डन वाटर पिलाइए, गोल्डन मिल्क पिलाना है तो 4 बजे के पहले 4 बजे 5 बजे खत्म, क्योंकि साइकोलॉजिकल है। अगर आपको मिल्क पीना ही है तो आप हल्दी वाला दूध या और भी दालचीनी वगैरह डालना है तो आप 5 बजे 6 बजे तक पिला दीजिए। 7 साढ़े 7 तक खाना। रात में पिलाना है तो कोई भी हर्ब्स का ड्रिंक हो सकता है, पानी हो सकता है, पर दूध नहीं हो सकता।
बहुत बार बंद कराती हूँ मैं, हमेशा बंद कराती हूँ, हमेशा फायदा होता है, वजन में भी होगा और बाकी चीजों में भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एनिमा क्रिया से लाभ। ठीक, एनिमा बहुत लाभकारी एवं प्रभावकारी क्रिया है। यह अभ्यास विभिन्न रोगों को दूर करने में लाभकारी प्रभाव रखती है। इस क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं। एनिमा क्रिया के अभ्यास से बड़ी मात्रा में शुद्धि होती है। आंतों के अंदर स्थित पुराना मल पदार्थ बाहर निकलता है। एनिमा क्रिया का अभ्यास कब्ज रोग में विशेष लाभकारी प्रभाव रखता है। एनिमा क्रिया से आंतें मलहीन, साफ, स्वच्छ एवं सक्रिय बनती हैं। इस अभ्यास के फलस्वरूप पाचक रसों के श्रावण बढ़ता है, जिससे भूख लगती है और पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है। एनिमा क्रिया पेट दर्द, गैस, जलन, अफारा, पेट का भारीपन आदि पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के लिए लाभकारी प्रभाव रखती है। एनिमा क्रिया के प्रभाव से यकृत, पैनक्रियास की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे इन अंगों से संबंधित रोग जैसे यकृत शोथ एवं मधुमेह आदि में लाभ मिलता है। ठीक है, तो बहुत बार तो का सस्पेक्टेड पेशेंट भी एनिमा से ठीक हुआ। ठीक है, 3 महीने हमारी अथक कोशिश और खाना बंद करना, नारियल पानी पे रखना, टेस्ट नहीं कराया, बट उसका ब्लैक स्टूल होना, दर्द से बेइंतहा पीड़ित होना, तो टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो कोलाइटिस मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस इतना था कि इंटेस्टाइन आपको इतनी काटनी पड़ेगी। ये इस आलम में पेशेंट मेरे पास आया था और अभी चकाचक फिर से चाय कॉफी पीने लग गए, बढ़िया। तो वो कोई सीखता नहीं है फिर, है ना, अपना दर्द भूल जाता है। मतलब जैसे ही रोटी का टुकड़ा खिलाते थे वैसे ही वो तड़पने वाला दर्द होता था। तो सिर्फ नारियल पानी, अनार का जूस, नारियल की मलाई, इसी पे रखते थे दिन भर, और 15 दिन तक ऐसा ही रखा। और डेली एनिमा देना पड़ा, डेली बात देना पड़ा, ठंडे पानी का, गर्म ठंडी सिकाई, और वो एकदम काला स्टूल होता था, एकदम काला। तो डायग्नोसिस तो यही कहती थी कि कैंसर भी बन रहा है जल्दी ही, और 3 जगह की रिपोर्ट थी बड़े हॉस्पिटल्स की कि इंटेस्टाइन काटनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो आज भी 3 साल बाद जब देखती हूँ तो अच्छा लगता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, फीडबैक नहीं देते लोग कि लोगों को पता चलेगा, तो भाई क्या कर सकते हैं, नहीं देते। ठीक है, हमें तो पता है ना, हमारा तो हौसला बढ़ता है काम करके। एनिमा के बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर शायद एनिमा नहीं देते तो और कोई चारा नहीं था हमारे ठीक करने का, उसको शंख प्रक्षालन नहीं किया जा सकता था। ठीक, तो शंख प्रक्षालन से एनिमा की बराबरी मत कीजिए। बताएं, एनिमा कितने दिन तक ठीक रहता है देना, कंटिन्यू कितने दिन तक? जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक बीमार व्यक्ति, वो तो बीमारी की कंडीशंस पर है, फिर भी हम कितने दिन तक उसको एनिमा दे सकते हैं? जो मतलब ये डिपेंड करेगा। जैसे वो व्यक्ति मैंने बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस का है ना, जैसे ही बंद करते थे एनिमा, रोटी खिलाई, फिर से दर्द शुरू, तो हमने लगभग ऑन एंड ऑफ 10 दिन दिया, फिर रोका, फिर दिया, तो वो दिया ही दिया 3 महीने तक, है ना। फिर उसको एडवाइस किया कि कभी कोई दिक्कत आए, स्टूल फंस रहा है, कुछ है, तो उसको निकाल देना ज्यादा हितकर है। तो हफ्ते में 1 बार वगैरह दिया होगा उसको, बाद में अभी भी लेता होगा, आई थिंक मैंने सिखाया है। पर जब व्यक्ति नहीं बात करना चाह रहा है और खुश है अपनी जिंदगी में, तो खुश रहो। जब अच्छा है, परेशानी ना आएगी तो जब आओगे, फ्री में सलाह नहीं देनी चाहिए ना, मैं देती हूँ। ठीक है, तो जब सब समझा दिया, 3 महीने की जबरदस्त काउंसलिंग हो गई कि खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो फिर भी बुकनू पराठा और चाय खा रहे हैं, तो फिर क्या है, खाओ, है ना। तो उससे नरिशमेंट नहीं मिल रहा ना, बुराई तो कुछ भी नहीं है, पर उसको पचाने के लिए आप हल नहीं चला रहे ना, और उसके एवज में न्यूट्रिशन भी नहीं खा रहे। तो वो सब जब समझ में आया तो फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर ठीक है, फिर एक बार बचा लिया भगवान जी ने। मैम, ये बुकनू तो कानपुर में चलता है, लखनऊ में कहाँ चलता है? लखनऊ में मैंने बुकनू नहीं देखा, कानपुर में देखा है, सुना है। सब जगह चलता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि स्वस्थ व्यक्ति को हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार से ज्यादा एनिमा की जरूरत नहीं है ना। अगर कॉन्स्टिपेटेड रहता है इंसान तो हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए उसको। एनिमा क्रिया की सावधानियां। एनिमा क्रिया में निम्न सावधानियों का पालन करना चाहिए। एनिमा क्रिया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
एनिमा क्रिया का अभ्यास सदैव खाली पेट ही करना चाहिए। एनिमा क्रिया में प्रयुक्त जल का तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। रोगी मनुष्य को कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही एनिमा करना चाहिए। आंतों में सूजन, संक्रमण, बवासीर रोग में एनिमा नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य को एनिमा क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सावधानियां आप बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक, हाइजीन का ध्यान रखें। अगर नेल्स बड़े हैं तो नाखून कटे होने चाहिए। आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ्टी मैटर्स के लिए आप पॉट को अच्छे से पानी गिरा करके सुखा के टांगिए। जो कैथेटर है उसको अगर रीयूज करना है तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट या सेवलॉन बाथरूम में होना चाहिए, उससे अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर रख दीजिए। ठीक है, सो ये सब ध्यान से आपको करना है। अभी तक आपने जल के प्रातःकालीन खाली पेट के प्रयोग के विभिन्न विधियों का ज्ञान प्राप्त किया तथा जाना कि प्रातःकाल विभिन्न विधियों के से जल ग्रहण करने से शरीर का भली प्रकार शोधन होता है। इसके फलस्वरूप शरीर आंतरिक रूप से स्वच्छ बनता है एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जल तत्व का आंतरिक प्रयोग केवल प्रातःकाल ही नहीं किया जाता, परंतु इसका प्रयोग दिन भर नियमित अंतराल पर जलपान के रूप में, पेय के रूप में एवं भोजन के साथ जल के सेवन के रूप में किया जाता है। अतः हम दैनिक प्रयोग में जल के सेवन की विधि पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आगे जल के सेवन पे है आगे आपका टॉपिक। तो एनिमा के बारे में सारे फंडामेंटल क्लियर हैं। ठीक, तो आपको ठंडियों में 2 ही होमवर्क है कि आप एक तो वमन करें, कुंजल करें, दूसरा एनिमा पॉट मंगा लें और उसको ट्राई करें। पहले ट्राई करें आप कम्बोर्ड में बैठकर, ठीक है, अपनी बैठी हुई कंडीशन में, पर एनिमा पॉट के कैथेटर के साथ, नोजल के साथ नहीं। ठीक, फिर आप ट्राई करें अगर आपका बाथरूम बड़ा है, जैसे हमारे बाथरूम में बाथ टब लगा है, ठीक, तो हम बाथ टब के ऊपर ही हैंग करते हैं और बाथ टब को एज ए बेंच यूज कर लेते हैं। ठीक, तो आप अगर जमीन साफ है या वहां पर कुछ अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप उसके एडजेसेंट रूम में आप उस बेड को यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहुत जो प्रकांड पंडित और धार्मिक लोग हों वो प्राकृतिक चिकित्सा ना कर पाएंगे क्योंकि वो दिन भर नहाएंगे तो वो हो जाएंगे बीमार। ठीक है, कुछ पेशेंट मेरे अति करते हैं, है ना, और मैं वहीं पर अभी हमने जब कैंप किया था तो हमारे जो 2-3 हम थेरेपिस्ट बढ़ाते हैं तो उनको सिखाते हैं, तो 2-3 लोगों को हायर किया, 500-700 पर डे पे कर रहे। ठीक है, तो मैडम कह रही है आज मेरा सोमवार का फास्ट है, हम तो छुएंगे नहीं। ठीक, तो मैं तो भाई हमारा काम है, मैंने सब लोगों को खुद ही एनिमा दिया, पहली बार दिया, मतलब सिखाया बहुत बार, पर और सामने खड़े रहे थेरेपिस्ट ने किया, ऐसा सिखाया, पर इंडिविजुअल मैंने किया। ये तो पहली बार हुआ कि मैंने 6-7 लेडीज को लगातार खुद ही एनिमा दिया क्योंकि मेरा काम है, ग्लव्स पहने, तो मुझे कभी इस तरह की कोई घिन नहीं आती। साफ सफाई रखना अलग बात है, पर आप अगर अपनी चीज से घिन करोगे और बार बार नहाओगे तो ये तो ठीक नहीं है। आप स्लीपर्स पहनिए, पैर हाथ धोइए, इतना बनता है ना, और हाइजीनिकली क्लीन रखिए, क्लीनिंग रखिए। बट आप अगर ऐसे सोचो कि एनिमा हम नहीं करेंगे, नहीं छुएंगे और अभी किया तभी किया, तो फिर तो बात नहीं बनेगी, है ना। कुछ लोग कुंजल में भी वोमिट कर देते हैं, उनको उसमें भी गंदगी आती है ना, तो ये सब तो फिर नहीं कर पाएंगे फिर लोग, उससे ऊपर सोच रखनी पड़ेगी। उपरों में बैठ करके हो सकता है क्या एनिमा? हो सकता है। और पॉट पे बैठ करके? नहीं नहीं नहीं, पॉट पे तो जैसे सीटिंग आप बैठे हैं, इंडियन पॉट है तो इंडियन और वेस्टर्न पॉट है तो वेस्टर्न, जैसे आप बैठे हैं पैर लटका के, उस पे नहीं हो पाएगा। उस पे सिंपल आप ये फील कर पाएंगे कि रेक्टम में पानी गया है, ऊपर पानी चढ़ेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, उसमें रेक्टम में ही पानी जाएगा, कोलोन में पानी नहीं जाएगा, लेटेंगे तभी जाएगा। ठीक है, तो वो उस पे बस एक फील लेने के लिए आप ट्राई करो उस पे, है ना। बुराई वो भी नहीं है, क्योंकि जब कभी मोशन नहीं होता है, इरिटेशन, ईचिंग हो रही है पेशेंट को और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिटिंग में दिला दो, कम से कम उतना रेक्टम तो खाली होगा जिसमें स्टूल फंसा पड़ा है, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। पर हाँ, वो लॉन्ग रन में कोई हीलिंग नहीं देता। ठीक है, बट मैम तो मैं तो गणेश बस्ती कर लेती हूँ और मतलब मुझे ट्राई करना है, इसका खुद से करके इसको ट्राई करना है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें ठीक है। तो बिल्कुल ट्राई तो करना है ना, नहीं तो आप करा नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ट्राई तो तीनों पोजीशन में, नीचे पोजीशन में और एक साइड बेंडिंग और एक बैठे हुए पोजीशन में, ट्राई तीनों में ही करना है। ठीक है, शिशु आसन में बैठ के किया जा सकता है, शिशु आसन में भी किया जा सकता है। ठीक है, मैंने उसी में किया हुआ है। अच्छा, शिशु आसन में, हाँ शिशु आसन में भी कर सकते हैं।
प्राकृतिक चिकित्सक बनने के लिए मस्ती करनी आनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, ये बात तय है, क्योंकि पेशेंट नहीं ठीक हो पाते हैं और क्रॉनिक पेशेंट ही आपके पास आएंगे, जो हल्की फुल्की कंडीशन में नहीं आते। तो आपको एनीमिया का सहारा लेना ही पड़ेगा, वो शंख प्रक्षालन वाली स्थिति में नहीं हो पाते, आपको वही कराना पड़ेगा। और लघु शंख प्रक्षालन भी इतना कंफर्टेबल होता नहीं है कि पानी पी पी करके एक्सरसाइज करो। सबसे कंफर्टेबल है, पेशेंट है आपके पास, आप उपवास कराओ, डाइट पे रखो, गर्म ठंडी सिकाई करो, मिट्टी की पट्टी रखो, एनिमा दो, पेशेंट ठीक है। तो ये मोटी सी बात है, इसको समझना पड़ेगा और ये तीनों चीजें आनी चाहिए। तो अब जो उपवास आएगा नवरात्रि का, उन सब में आप हमारे साथ जल उपवास कीजिए हिम्मत करके, तो वो आप सीखें, ठीक है, थोड़ा वजन और कम करें और फिर एनिमा तो है ही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये कि जिस दिन उपवास है उस दिन एनिमा लेना है कि उसके अगले दिन लेना है कि एक दिन पहले लेना है? बस्ती क्रिया अगले दिन। हाँ बताइए मैम। मेरा तो है मैम अगले दिन जिस दिन उपवास है उससे अगले दिन एनिमा लेना मैम। आप कालिंदी जी? मैम एक दिन पहले उपवास से। और कोई क्या कह रहा है? सब लोगों ने सुन लिया, पढ़ लिया, क्या काम होता है बस्ती क्रिया का, कैसे काम करती है, क्या सावधानियां हैं? जी मैम, मैं तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन भी लेती हूँ और दूसरे दिन भी लेती हूँ। और कोई? मैम मैंने लिया नहीं, मतलब इस पे कोई काम नहीं किया, बस एक बार लिया था क्योंकि वहां मैं ट्रेनिंग में गई थी, इसका आइडिया कुछ है नहीं ज्यादा मुझे, इसलिए मैंने पूरा। देखिए इधर तो जैसे सरोज जी ने बताया कि एक दिन पहले जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं और एक दिन बाद, ठीक, दोनों दिन लिया जाए। पर अगर आपके पास चॉइस एक दिन की हो तो बाद में लिया जाए, अगले दिन सुबह लिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका स्टूल भरा हुआ है। हाँ, तो अब भाई जब भरा हुआ स्टूल है उसमें आपने किया तो वो जो एक्युमुलेटेड था वही निकला, ठीक है। जो हीलिंग हम देना चाहते हैं कि आंतों में जो चिपका हुआ मल है, जो बहुत पुराना सड़ रहा है, उसको निकालना चाहते हैं, उसके लिए आंतों का खाली होना जरूरी है। तो जिस दिन आपने उपवास रखा, मान लीजिए जूस पे रहे या फल पे रहे या पानी पे रहे, तब आंतें खाली हैं। अब खाली आंतों में गर्म ठंडी सिकाई करी पेट की और अब जब इंसर्ट किया पानी, तो वो क्या करेगा, वो अंदर अब जब चिपका हुआ है उसको साफ करेगा। क्योंकि अगर आप एक बार पोछा लगा चुके हैं, फिर लगा रहे हैं और फिर लगा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कुछ निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो है। अब वो और ज्यादा साफ लगेगा, फिर कोने साफ होने लग जाएंगे, फिर और दिखेगा तो और बारीक साफ होगा और चमकने लगेगा। तो ये वैसा ही है कि जब बिल्कुल खाली होगा तो जो बहुत चिपकी हुई मल है वो निकलेगा। अब मान लीजिए वो भी नहीं है तो क्या होगा, उसको ऊर्जा मिलने लगेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना, वो अपने आप में हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे करके, इसलिए खाली बॉडी में एनिमा हमेशा ज्यादा अच्छा है। एक बार पेट साफ हो जाए नेचुरली, जैसे सुबह मोशन जैसे आता है जिनको, पानी पी के या टहल के या ऐसे भी, तो वो मोशन होने के बाद एनिमा ले, उठते ही ना ले, एक बार नेचुरल मोशन हो जाने दें फिर एनिमा लें, और फिर जिस दिन फास्ट हो उस दिन लें, ठीक है, अगले दिन उसके, ठीक, आई थिंक। और अगला क्लास मजबूरी है मेरी, मैं परसों निकल रही हूँ तो मैं ऑन द वे होंगी, तो वो सूट नहीं कर रहा है मेरे को, तो मैंने कहा पहले से ही बता दें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी मंडे को। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ये बोल रहा था